नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में। बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ यह वीडियो देखिएगा क्योंकि इस वीडियो से आपको 4 से 5 नंबर वीडियो में आपको पेपर में मिलने वाले हैं। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपका एजुकेशन साइकोलॉजी, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और जो भी आपके थॉर्नडाइक से, जीन पियाजे और आपके जो भी बेंडूरा हुए, जो भी ये आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं इस वीडियो में समाहित किए गए हैं। क्वेश्चंस आपको 10 देखने को मिलेंगे, लेकिन पेन पेंसिल अगर आप लेकर के बैठ जाएंगे तो 20 से 25 क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ पूरा वीडियो देखिएगा, लास्ट तक वीडियो को बिना देखे ना जाइएगा। पहला प्रश्न आपके सामने है, जीवन का आदर्श काल किस अवस्था को कहा जाता है? जीवन का आदर्श काल किस अवस्था को कहा जाता है? सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, ये कहा गया है जीवन का आदर्श काल, ये जो कथन दिया गया है ये वैलेंटाइन जी के द्वारा दिया गया है। वैलेंटाइन के द्वारा यह कथन दिया गया है, जीवन का आदर्श काल वैलेंटाइन के द्वारा दिया गया है। और यह किस अवस्था के लिए दिया गया है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या वृद्धावस्था? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, इसका जो सही आंसर है वो जाएगा शैशवावस्था के साथ में। और शैशवावस्था की जो एज होती है वो होती है 0 से 6 वर्ष। 0 से 6 वर्ष शैशवावस्था की एज होती है। इसमें से पूर्व शैशवावस्था 0 से 3 वर्ष और उत्तर शैशवावस्था 3 से 6 वर्ष की मानी जाती है। और इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा इस प्रश्न को। आगे देखते हैं दोस्तों, दूसरा प्रश्न आपके सामने है, सीखने का अनोखा काल किस अवस्था को कहते हैं? बहुत ही कंफ्यूजन रहता है सभी बच्चों को। कभी कभी पूछ लेता है कि जीवन का आदर्श काल, तो कहेंगे शैशवावस्था को। अगर कहेंगे सीखने का अनोखा काल तो किसको कहेंगे? सीखने का अनोखा काल शैशवावस्था को कहेंगे, बाल्यावस्था को कहेंगे, किशोरावस्था या वृद्धावस्था? तो पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि बाल्यावस्था की जो एज रहती है वो 6 से 12 वर्ष की एज रहती है। अभी मैंने आपको शैशवावस्था बताया तो 0 से 6 वर्ष। और दोस्तों बच्चा जो होता है अपनी गर्भ में माँ की 280 दिन रहता है, यानी कि 9 महीने 10 दिन। समझ गए आप लोग? 280 दिन जो होता है वो बच्चा जो होता है अपनी माँ की गर्भ में रहता है। यहाँ पर आपका जो आंसर सही होगा, सीखने का अनोखा काल किस अवस्था को कहा जाता है, तो यहाँ आप जाएंगे बाल्यावस्था के साथ में। और यह सीखने का अनोखा काल, यह कथन किसका है? तो हम बताएंगे कौल एवं वृष का। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों प्रश्न है, क्योंकि आपके में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं और शैशवावस्था, बाल्यावस्था भी आपके सिलेबस में है। कौल एवं वृष के अनुसार सीखने का अनोखा काल। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न बहुत ही अच्छा है दोस्तों, सारे प्रश्न इस वीडियो में बहुत ही अच्छे लिए गए हैं। पूछा गया, आंधी, तूफान, संघर्ष, तनाव। आंधी, तूफान, संघर्ष, तनाव की अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है? किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था या सभी? तो दोस्तों बताना चाहूँगा थोड़ा किशोरावस्था के बारे में। और किशोरावस्था की जो एज रहती है वो रहती है आपकी 12 से 18 साल। ये रहती है आपकी किशोरावस्था की एज। और दोस्तों यह कथन भी किशोरावस्था के लिए दिया गया। जीवन का कठिन काल कह दे तो किशोरावस्था, जीवन का आंधी, तूफान, संघर्ष, तनाव की अवस्था कह दे तो किशोरावस्था, घनिष्ठ मित्रता कह दे तो किशोरावस्था, जीवन का बसंत काल कह दे तो किशोरावस्था, समूह का महत्व कह दे तो किशोरावस्था, और बहुत ही महत्वपूर्ण किशोरावस्था में समाज सेवा की भावना। ये सभी कथन जो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, सब जाएंगे कहाँ पर? किशोरावस्था में 12 से 18 वर्ष की एज में। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान आपकी पुस्तक का ही नाम है, एजुकेशनल साइकोलॉजी, तो दोस्तों इसके जनक किसको माना जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, थॉर्नडाइक, जीन पियाजे, वुडवर्थ या पावलोव। दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? और हाँ ध्यान रखिएगा,
कमेंट करके सभी लोग बताइएगा और आंसर भी दे दिया कीजिए। जब आप वीडियो देखा कीजिए तो मॉक टेस्ट के रूप में इस वीडियो को देखा कीजिए, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जाएगी यह वीडियो। तो दोस्तों यह जाएगी थॉर्नडाइक जी के साथ में। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक E.L. थॉर्नडाइक जी को कहते हैं और ये निवासी कहाँ के हैं? तो अमेरिका के निवासी। कहाँ के निवासी? अमेरिका के निवासी। एजुकेशन साइकोलॉजी इनकी पुस्तक है। पुस्तक का नाम क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान या एजुकेशन साइकोलॉजी। और अगर हम कह सकते हैं द साइकोलॉजी ऑफ अर्थमेटिक या एनिमल इंटेलिजेंस, ये सभी इनकी पुस्तकें हैं। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, थॉर्नडाइक ने 3 गॉड नियम दिए, सॉरी दोस्तों 3 मुख्य नियम दिए और 5 गौड़ नियम दिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके सामने 5वां प्रश्न जो पूछा जा रहा है, कहा गया कि थॉर्नडाइक के मुख्य नियमों में से नहीं है। यानी कि थॉर्नडाइक ने 3 सामान्य नियम या मुख्य नियम दिए, इसी को हम सामान्य नियम भी कहते हैं, और 5 गौड़ नियम दिए। तो दोस्तों तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, ये आपके मुख्य नियम हैं। ये आपका बहुअनुक्रिया का नियम जो है वो आपका गौड़ नियम है। याद रखिएगा, यह आपका गौड़ नियम है। गौड़ नियम, बहुअनुक्रिया का नियम, मानसिक क्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, सदृशता का नियम और सहचर्यात्मक रूपांतरण का नियम, ये आपके 5 गौड़ नियम बताए गए। याद रखिएगा। इसके बाद में अगर हम छठे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं तो छठा क्वेश्चन आपके सामने, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। दोस्तों प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत में किस पर प्रयोग किया गया? बिल्ली पर प्रयोग किया गया, या कह सकते हैं चूहे पर प्रयोग किया गया। और दोस्तों बिल्ली और चूहे दोनों पर प्रयोग किया गया था E.L. थॉर्नडाइक जी के द्वारा प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत में। अभी मैंने आपको बताया निवासी थॉर्नडाइक कहाँ के? तो अमेरिका के निवासी। कहाँ के? अमेरिका के निवासी। और दोस्तों इन्होंने उद्दीपक के रूप में मृत मछली रखी थी, यानी कि भोजन जो था वो मृत मछली के रूप में रखा था। और इन्हीं के सिद्धांत को क्या कहते हैं दोस्तों? इसके दूसरे नाम, इसी के दूसरे नाम सुन लीजिए, इसी को कहते हैं उद्दीपक अनुक्रिया का नियम। इसी को कहते हैं उद्दीपक अनुक्रिया का नियम, या हम इसी को कहते हैं प्रयत्न एवं भूल का नियम। इसी को हम कहते हैं SR थ्योरी। इसी को हम कहते हैं संयोजनवाद का सिद्धांत। इसी को हम कहते हैं संबंधवाद का सिद्धांत। तो आपसे कभी कभी पूछ लेता है कि उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया? तो आप बताएंगे E.L. थॉर्नडाइक जी को, जहां पर इन्होंने मृत मछली का प्रयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में बहुत ही अच्छे मिलने वाले हैं। क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत आपसे पूछता है क्लासिकल कंडीशन किसने दी? और काफ़ी बार दोस्तों कह सकता हूं कि काफ़ी बार आप लोगों से यह प्रश्न 5 नंबर में क्लासिकल कंडीशन आप सिद्धांत अगर आप तैयार कर लेंगे तो काफ़ी बार पूछा जाता है। यह सिद्धांत दोस्तों पावलोव जी ने दिया, पावलोव जी ने दिया। आप सभी को पता है कि ये कहाँ के निवासी? तो रूस के निवासी। पावलोव जी कहाँ के निवासी? रूस के निवासी। और प्रयोग इन्होंने किया था डॉग पर, यानी कि कुत्ते पर प्रयोग किया था आपने क्लासिकल कंडीशन में। और याद रखिएगा, अगर आपसे पूछता है कि शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, क्या कहेगा? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। तो दोस्तों इसी सिद्धांत का दूसरा नाम है, क्लासिकल कंडीशन के सिद्धांत का ही नाम है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, या आपसे कह लेगा अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, या प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत, या क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत। तो आप किसको याद रखेंगे? पावलोव जी को याद रखेंगे। और काफ़ी बार यह 5 नंबर में पूछा जाता है। 1 नंबर में भी यह प्रश्न पूछा गया है, चाहे वह ID का पेपर हो, चाहे वह HI का पेपर हो, चाहे वह VI का पेपर हो, सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट दोस्तों प्रश्न इन्हीं से लिया गया है। 1904 में जो पाचन क्रिया का शोध के लिए नोबेल पुरस्कार दोस्तों किसको दिया गया? पावलोव को दिया गया। अभी मैंने आपको बताया डॉग पर प्रयोग किया, रूस के निवासी। और अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, इसी का दूसरा नाम क्लासिकल अनुबंधन, या इसी को हम कहते हैं प्राचीन अनुबंधन, या इसी को हम कहते हैं शास्त्रीय अनुबंधन, या S टाइप थ्योरी भी कहा जाता है। तो इतने नाम मैंने आपको बता दिए। कंडीशन रिफ्लेक्सेस और लेक्चर ऑफ कंडीशन 2 पुस्तकें हैं पावलोव जी की। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों
अगले प्रश्न पर। तो चलते हैं 9वें प्रश्न पर, और बहुत ही अच्छा प्रश्न आपके सामने 9वां प्रश्न लिया गया, जिसमें बात की गई संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की। और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो आप बताएंगे दोस्तों कि यह दिया गया जीन पियाजे के द्वारा, जो कि निवासी कहाँ के? तो आप इनको बताएंगे कि स्विट्जरलैंड के निवासी। कहाँ के निवासी? स्विट्जरलैंड के निवासी। स्विट्जरलैंड के निवासी। और अगर हम बात करें इन पर थोड़ा सा, तो दोस्तों इनका जन्म 1896 में हुआ था, और इन्होंने 4 प्रकार मतलब 4 अवस्थाएं बताई थी अपने इस संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में। पहली अवस्था दोस्तों बताई थी 0 से 2 वर्ष की अवस्था, जिसको हम बोलते हैं संवेदीय पेशी अवस्था, या जिसको हम सेंसरी मोटर भी इंग्लिश में बोलते हैं। दूसरा बताया गया 2 से 7 वर्ष की अवस्था, जिसमें कहा गया कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरी बताई गई दोस्तों 7 से 11 वर्ष की अवस्था, और कहा गया इसको मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। चौथी अवस्था बताई गई 11 से 15 वर्ष की अवस्था, और जिसको कहा गया औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, या इसी को कहते हैं हम अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और 10वां प्रश्न आपके सामने है, लास्ट प्रश्न है, विद्रोह की भावना किस अवस्था में होती है? तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था कि विद्रोह की भावना कहाँ पर होती है? किशोरावस्था में होती है। और किशोर क्या कहते हैं? जो अपने से बड़े व्यक्ति होते हैं उनको अपने मार्ग में बाधा समझते हैं। तो विद्रोह की भावना, अपने माता पिता से विद्रोह की भावना, अपने घर में विद्रोह की भावना, तो ये सभी होती हैं आपकी किशोरावस्था के दौरान। दोस्तों वीडियो कैसी लगी बताइएगा जरूर, और चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को अपने मित्रों के पास में शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ में, कुछ नई जानकारी के साथ में। बस बने रहिएगा साथ, आपका साथ हमेशा रहेगा। धन्यवाद दोस्तों।